हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। और हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये मैं पांचों आपको करा चुकी हूँ। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ही आपका टाइप्स ऑफ कंपनी में हम बात करेंगे। देखिए, वैसे तो आपकी काफ़ी सारी टाइप्स है कंपनीज की, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ 2 टाइप्स की ही बात करेंगे, जो कि आपकी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जो आपकी बाकी की टाइप्स है उनको मैं अलग से एक वीडियो में और अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो या तो आपकी प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर पब्लिक कंपनी हो सकती है। और बेसिकली जो ये प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, ये जो टाइप्स है आपकी, ये किस बेस पर है? नंबर ऑफ मेंबर के बेस पर ये आपकी टाइप्स है। नंबर ऑफ मेंबर बेस पर आपकी 2 टाइप है। वैसे तो 3 टाइप है, एक ओपीसी और आपका 1% कंपनी। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी हम किसको कहेंगे? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मेंबर है वो जो शेयर्स है, ठीक है, जो शेयर्स है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी के अंदर। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं और मैक्सिमम की बात करेंगे, तो प्राइवेट के अंदर जो मिनिमम जो संख्या होनी चाहिए मेंबर्स की, वो आपकी 2 है। और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम आपके 200 मेंबर होने चाहिए। मेंबर का मतलब यहाँ पे क्या? शेयर होल्डर से। तो 2 शेयर होल्डर्स कम से कम हो, जब तभी आप क्या कर सकते हो, जो प्राइवेट कंपनी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम यहाँ पे एक लिमिट गिवन है, वो है आपकी 200 मेंबर्स की। और ये जो 200 मेंबर्स है, इसके अंदर आपके जो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज है उसको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही जो प्राइवेट कंपनी है डज नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो पब्लिक है उसको इनविटेशन नहीं दिया जाता कि भाई वो आके सब्सक्राइब करे, उसके जो शेयर्स है उसको खरीदे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंदर आपका यहाँ पे पब्लिक है, एक तरह से वो जो शेयर्स है उसको रीपरचेज करती है। और इसी के साथ ही ये नेसेसरी है प्राइवेट कंपनी के लिए कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने नाम के बाद में क्या लगाए? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ABC, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट है या फिर पब्लिक है? अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो इसके नाम के बाद आपको देखने को मिलेगा ABC प्राइवेट लिमिटेड। और अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो फिर आपको डायरेक्ट देखने को मिलता ABC लिमिटेड। तो ये नेसेसरी है प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो PYT ये जो वर्ड है इसको यूज करे अपने नाम के बाद। और इसी के साथ ही अगर जो प्राइवेट कंपनी है, जो भी हमने ऊपर ये बात की है, जितने भी यहाँ पे आपके जो प्रोविजंस है मिली है कि भी जो ये फीचर्स हम एक तरह से बोल सकते हैं, तो अगर इनमें से कोई भी एक भी फीचर्स नहीं होगा तो फिर वह प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। और इसी के साथ ही एक प्राइवेट कंपनी को जो भी एग्जेम्पशन जो भी उसको मिलती है, जो भी प्रिविलेजेस उसको मिलते हैं, वे सारे के सारे वो एक तरह से लॉस कर जाएगी अगर उसने इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है। और इसी के साथ ही देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, वे कौन कौन से हैं? एज अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनी को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो वे बेनिफिट हमारे कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट तो यही है कि भी प्राइवेट कंपनी है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर से, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए हमें कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? उसके लिए हमें 7 पीपल चाहिए। तो यहीं पे इसी के साथ ही आपका जो पब्लिक कंपनी है ना, उसका मीनिंग भी इसी के साथ ही क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट के साथ ही हम पब्लिक भी करते चलेंगे। तो मैंने क्या बताया? पब्लिक कंपनी के लिए 2 मेंबर चाहिए, और प्राइवेट कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए 7 आपको मेंबर चाहिए। इसी के साथ ही जो प्राइवेट कंपनी है उसको क्या करना पड़ता है? उसको जो प्रोस्पेक्टस है उसे इशू करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है? जो प्रोस्पेक्टस है उसको इशू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करती है? वो प्राइवेट जो पब्लिक है, पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है शेयर खरीदने के लिए, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, वो पब्लिक को इन्विटेशन देगी कि भाई उसके जो शेयर्स है, उसकी जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब करे। तो वहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है उसको रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोस्पेक्टस इशू करने की। तो साथ के साथ आप लोगों का डिफरेंस भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच का जो डिफरेंस है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या कर सकती है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर सकती है विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट
ऑफ शेयर कैन बी डन बाय द प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी इजिली भी जैसे ही जितने भी शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला तभी वो क्या कर सकती है, जो शेयर्स उसको लॉट कर सकती है। और इसी के साथ ही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगी कैसे ही, जैसे ही उसको जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और जो नेक्स्ट प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी के लिए, जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर आपके कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में आपके 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और इसी के साथ ही मैक्सिमम की अगर बात करती है तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है डायरेक्टर की वो आपकी 15, तो मैक्सिमम आपके 15 होने चाहिए। इसी के साथ ही जो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स है प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। जबकि अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी है, जरूरी है कि वो इंडेक्स ऑफ मेंबर है उसको मेंटेन करके चले। तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स आपका बेसिकली क्या है, जैसे आपने जब आप पढ़ाई करते थे स्कूल वगैरह में, तो नोटबुक जो हमारी नोटबुक रहती है ना, जो फर्स्ट पेज हमारा रहता है जिसपे हम इंडेक्स डालते हैं, जिसमें पूरा डिटेल रहती है, तो इसी तरह से कंपनीज के अंदर भी इंडेक्स ऑफ मेंबर आपका बनता है। और वो पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी है कि वो इंडेक्स ऑफ मेंबर है उसको मेंटेन करके चले, लेकिन प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं है। तो ये था आपका प्राइवेट कंपनी। अब आपको प्राइवेट कंपनी पता चल चुका है, तो पब्लिक कंपनी तो अपने आप से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो फीचर्स है, अब जो पब्लिक कंपनी है उसके बिल्कुल उससे अगेंस्ट फीचर चलेंगे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी से। तो कैसे? अब पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट, अभी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो आपकी क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। तो अगर हम बात करते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी हम किसको कहेंगे, जिसके अंदर मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर है उनकी लिमिट नहीं है, तो मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं पब्लिक के केस में, तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और इसी के साथ ही सेकंड फीचर की बात करती हूँ, हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज। प्राइवेट के अंदर क्या था, रिस्ट्रिक्शन थी ना, जो मेंबर्स है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते सिक्योरिटीज को, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, जो मेंबर है वो जो शेयर्स है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक मेंबर से दूसरे मेंबर को। इसी के साथ ही थर्ड है आपका, वहाँ पे हमने पब्लिक को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को भी इन्विटेशन दे सकते हैं कि भी वो जो सिक्योरिटीज है उसके लिए क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, पब्लिक कंपनी। और यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी क्या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो फिर उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और इसकी सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी। तो जो ये प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या कहलाएगी, ये जो प्राइवेट कंपनी है ये भी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी, या फिर इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी भी हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे एक डिफरेंस गिवन है, उसको और कर लेते हैं, उससे थोड़ा और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा फिर से। तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करती हूँ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये इसको याद रखना, मेंबर। तो मेंबर की बात करेंगे तो मिनिमम 7 मेंबर है और मैक्सिमम आपके अनलिमिटेड है पब्लिक के केस में, और प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम है आपकी 200। और इसी के साथ ही ये बात जरूर याद रखना कि जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है ये 200, इसके अंदर जो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय है उस कंपनी के, उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो ये वाला पॉइंट है ना आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको जरूर याद रखना। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इतना देख लेते हैं कि मैक्सिमम हमारे क्या है 200, और उसके बाद की जो लाइन लिखी है ना उसको अच्छे से रीड आउट नहीं करते। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके बाद जो ये आपकी ये कोमा के बाद जो आपकी लाइन है ना, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉय, ये इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन कैसे दे दे, यहाँ पे एक्सक्लूड की बजाय आपको, ठीक है, गुमराह करने के लिए या फिर बच्चों का ध्यान न जाए, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग दे सकते हुए कि मैक्सिमम बिल्कुल आपकी सेम लाइन रहेगी, है जब मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉयज। तो बच्चे इंक्लूडिंग वर्ड पे फिर ध्यान नहीं देंगे और उनका ध्यान ही चला जाएगा कि भी शायद यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, और इस वजह से गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एक्सक्लूड करके चलेंगे प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज को। डी प्लस बी में आपका ये क्वेश्चन आया था, सेम ऐसे ही था, और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की वजह यहाँ पे इंक्लूडिंग लिख दिया, और बच्चों ने इसका भी राइट आंसर कर दिया कि हाँ ये प्राइवेट कंपनी के बारे में सही बात है। और फिर बच्चे यहाँ पे अपना 1 मार्क्स ऐड करके बैठे कि हाँ भाई मेरा तो 1 मार्क्स है, मेरा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब ध्यान से चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे इंक्लूडिंग उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल आपको जब भी आप क्वेश्चन करोगे, आपके सामने पेपर होगा, तो बिल्कुल ध्यान से आपको एक एक वर्ड देखना है
और यहीं पे फिर गलती हो जाती है, आते आते क्वेश्चन में ना गलत हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ ही यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करती हूँ तो पब्लिक में 3 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम, और प्राइवेट के अंदर 2, और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो मैंने आपको बता दी है, दोनों में ही सेम रहेगी, 15 डायरेक्टर आपके 15 डायरेक्टर रहेंगे। तो इंडेक्स ऑफ मेंबर की बात करते हैं तो पब्लिक में कंपलसरी है इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन करना, और प्राइवेट के अंदर आपका कंपलसरी नहीं है। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ द शेयर, पब्लिक के अंदर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली शेयर्स को एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर्स को, लेकिन प्राइवेट के अंदर आपका रिस्ट्रिक्शन है ऑन द ट्रांसफर। नेक्स्ट आपका इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, तो पब्लिक के अंदर भी हम इन्वाइट करते हैं पब्लिक को, और प्राइवेट के अंदर हम इन्विटेशन नहीं देते। तो ये था बेसिक आपका डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। अब हम बात करेंगे चॉइस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हमने बेसिकली क्या किया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हमने स्टडी की है। तो ये जो हमने स्टडी की है तो हमने ये बात तो नोट की कि भी हर एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो सभी के कुछ एडवांटेज है तो कुछ उसके डिसएडवांटेज है, तो इसलिए इट बिकम्स वाइटल दैट द सर्टेन बेसिक कंसिडरेशन आर केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भी आपको कुछ फैक्टर है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उनको ध्यान में रखते हुए ही आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो एक अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो फैक्टर्स है, जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई हमें कौन सी बिजनेस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको चूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेंगे द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इन फैक्टर्स को ही आप ध्यान में रखकर क्या कर सकते हो, कोई भी एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर है और ये आप पर डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा फैक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको चूज करोगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका, अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। तो आप देखो कि आपके पास कैपिटल कितनी है, अगर या आप कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगी। अगर आपको ये है कि भाई मुझे ज़्यादा मात्रा में कैपिटल चाहिए, पूंजी ज़्यादा लगानी है, तो उस केस में फिर आपको कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी पड़ेगी, कंपनी। क्योंकि कंपनी के केस में आपकी जो कैपिटल आप उसको इजिली रेज कर सकते हो शेयर्स इशू करके, और कितनी चाहो उतनी कैपिटल एक तरह से आप यहाँ पे रेज कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर आपको कैपिटल तो ज़्यादा चाहिए लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाऊंगा, तो फिर यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल है उसको कैसे रेज करोगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। आप अकेले अगर आप खुद ओनर हो, अपने आप से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप उतनी ज़्यादा कैपिटल है उसको रेंज नहीं कर पाओगे। तो ये फैक्टर आपको देखना कि भाई आपको कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो फिर आप कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करोगे, अगर कम कैपिटल चाहिए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाओगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये सारे फैक्टर है इनको कंसिडर करना, और उसके बाद अपना जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको चूज करना। तो सेकंड अगर मैं बात करती हूँ कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन और ईज ऑफ फॉर्मेशन, दोनों ही साथ में लेके चलूंगी। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, अगर उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहेंगे तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी आपकी कम रहेगी, और इसको सोल प्रोप्राइटरशिप को सेटअप करना भी आपका इजी रहेगा। तो इसलिए अगर आप ये वाला फैक्टर चेक करोगे, देखोगे, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकते हो। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को इस्टेब्लिश करने में आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, और इसका जो फॉर्मेशन है वो भी इजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टू सेटअप अ कंपनी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे फिर इसके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करेगा कि भाई आपको कौन सी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की अगर बात करते हैं तो कंपनी के अंदर आप इजिली जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर सकते हो, मीन्स जो शेयर है उसको ट्रांसफर कर सकते हो, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को छोड़कर। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है उसको इजिली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, वहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो इतना इजिली नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं एक तरह से। मैनेजरियल स्किल की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर आपको एक्सपर्टाइजेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी है वो एक लार्ज स्केल पर काम करती है, तो वहाँ पे कंपनी कैपेबल भी है कि वो जो एक्सपर्ट है उनको अपॉइंट करके जो एक्सपर्ट को हाई सैलरी भी दे सकती है। अगर एक्सपर्ट होंगे तो मैनेजरियल स्किल तो अच्छी मिलेगी, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वे एक्सपर्ट है उनको हायर नहीं कर सकते, उनको हाई सैलरी नहीं दे सकते, तो वहाँ पर जो मैनेजरियल स्किल है, ठीक है, वो थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो सिंगल ओनर है वही सारे के सारे टास्क करेगा, और जिस वजह से वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको मैनेजरियल स्किल है वो कम देखने को मिलेगी। रेगुलेशन की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी कम रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ती है, इजिली आप सेटअप कर सकते हो, जब चाहो इसको क्लोज भी कर सकते हो, ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं करनी पड़ती। लेकिन वही अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को क्रिएट कौन करता है, लॉ ही इसको क्रिएट करता है, और जो वाइंडिंग अप होगा कंपनी का या लिक्विडेशन होगा वह भी लॉ के द्वारा होगा। और अगर लॉ कोई भी काम करेगा तो
बहुत सारे आपके रूल्स रेगुलेशन होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती हूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ये है कि भाई आप इसको इजीली सेटअप भी कर सकते हो और इसको बंद भी कर सकते हो। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर जो डिसीजन लेने हैं तो सिंगल पर्सन है जिसको डिसीजन लेने हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है तो कितने सारे शेयर होल्डर्स है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सभी को मिलकर डिसीजन लेने और फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके राइज हो सकते हैं, तो डिसीजन को चेंज करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिलेगी कंपनी के अंदर। कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंपनी आपकी चलती रहती है, चाहे कोई भी मेंबर आ रहा है जा रहा है, किसी की डेथ भी हो जाए तो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को किसने क्रिएट किया है? लो ने, और कंपनी की जो वाइंडिंग अप होगी वो भी लो ही आपका करेगा, तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका सिंगल पर्सन है, एक ही ओनर है, तो जैसे ही अगर ओनर की डेथ होगी तो वहीं पे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी, यहाँ पे एंड हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप का। लायबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितनी आपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द सेंस आपने भी जितने आपने शेयर खरीदे तो आपके शेयर तक, और शेयर के भी उस अमाउंट तक जो कि अनपेड है, जो अभी तक आपने जितने अमाउंट की पेमेंट नहीं की है वहीं तक आपकी लायबिलिटी रहेगी। उससे ज़्यादा आप लोगों से पैसे नहीं मंगा सकते। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी सोल प्रोप्राइटरशिप में तो जो ओनर रहेगा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं बिजनेस के डेट की पेमेंट करने में। तो यहाँ पे जो आपकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। तो ये सारे फैक्टर, अब आपको ये फैक्टर देखने हैं और इन फैक्टर के बेस पर फिर आपको क्या करना है कि भी जो आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको चूज करना है। तो इसी के साथ ही, और यहाँ पे देखिए जो ये फैक्टर है ना ये पूरा यहाँ पे डिटेल में गिवन है, तो यहाँ से आप डिटेल में भी इसको रीड आउट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया है तो आप इनको देख लेना। तो इसी के साथ ही हमारा जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो पांचों ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। और कुछ हाई लेवल का अगर लगेगा इसके अंदर बताने का, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कंपनीज है, इसके अंदर थोड़ा सा और हम करेंगे, थोड़ा हाई लेवल पे करेंगे, तो वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे हमारा जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ ही ये वीडियोस दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए, चाहे केवीएस के बच्चे हैं या फिर आपके एचपीएससी जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए आपकी सेम वीडियोज है, क्योंकि टॉपिक आपके सेम ही है। जहाँ पे कोई टॉपिक अलग होगा केवीएस का सिलेबस में अलग से कोई टॉपिक होगा या एचपीएससी का, तो वह मैं आपको अलग से करा दूंगी और बता भी दूंगी कि भाई ये वाला टॉपिक है, ये आपका केवीएस में गिवन है, एचपीएससी में गिवन नहीं है। तो वो आपकी मर्जी है कि भाई आपको करना है फिर या नहीं करना। ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको यही एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी कि सारा सिलेबस आप करते चलिए, क्योंकि कॉमर्स में से कहीं से भी मोस्टली आपसे पूछ सकते हैं। तो सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे केवीएस का भी और एचपीएससी का। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रख लेना, और जितना उसके उतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, सबकी हेल्प हो सके। तो फिर देखते हैं अभी कौन सा आपका नया टॉपिक है, वो मैं जो स्टार्ट कराऊंगी। तो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।